हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हम आज दक्षिण एशिया के जुड़ने वाले सभी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह किस प्रकार संगठन बना और ये देश किस प्रकार से जुड़े, इनकी क्या समस्याएं थी और किस प्रकार से इन देशों में केंद्रीय शासन व्यवस्था हुआ, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या है और उसकी परिभाषा। 20वीं शताब्दी से पहले भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, तो इस क्षेत्र की तरफ भी विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। पहले हमारे भारत या पाकिस्तान, पहले भारत में ही पाकिस्तान था। जब भारत और पाकिस्तान का विखंडन हुआ उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना परमाणु परीक्षण, कौन सा परीक्षण, परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में जब ये आकर खड़े हुए तो कई देश इन पर भी ध्यान देने लगे, क्योंकि जब तक किसी की ध्यान आकृष्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अगला शक्तिशाली जब तक नहीं होता है। जब ये दोनों देश परमाणु परीक्षण करने के बाद जब ये शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बने तब सारे देश इस पर भी ध्यान देने लगे कि अरे अगला देश भी, अब एक नया देश भी शक्तिशाली बन रहा है। क्योंकि पहले भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों के गुलाम से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र होने के बाद एक लोकतांत्रिक संविधान का गठन किए थे और संविधानिक गठन करने के बाद परमाणु परीक्षण भी कर लिए। अब ये दक्षिण एशिया देशों से भी जुड़ गए, इसके वजह से कई देश इन पर ध्यान देने लगे। इससे धीरे धीरे एक नया व्यवहार भी बना और नई जागरूकता भी भारत के लिए आई। क्षेत्र में एक तरफ स्वतंत्र देश जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, बीच में सीमा विवाद चल रहा था। कितना भी छोटा या बड़ा देश था, सभी देश के साथ सीमा विवाद चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं नदियों के लिए भी जल विभाजन की भी विवादें चल रही थी। इसके अलावा क्षेत्र के देशों में आंतरिक विवाद वो होता है जो अपने देश में कई प्रकार की शक्तियों के बारे में या फिर व्यवस्था के बारे में विवादें उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका में इसका जातीय संघर्ष का सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में भी मुस्लिम और तमिल लोगों के बीच कई प्रकार की विवादें उत्पन्न हुए हैं। और भी कई देश हैं जिनके आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हैं और उन आंतरिक समस्याओं को लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं बनी पड़ती रहती हैं। ये था हमारा समकालीन से जुड़ने वाले ये देशों की समस्याएं हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से कौन कौन देश इसके अंदर आते हैं और उनकी क्या संबंधता है। दक्षिण एशिया क्या है? सबसे पहला प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न समकालीन में यही आएगा, दक्षिण एशिया। क्योंकि सारा जितना भी समकालीन में जुड़ा हुआ चीज़ है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से जुड़ी हुई चीज़ है, वो सबसे मेन ऊपर है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का वह क्षेत्र जिसके उत्तर में हिमालय श्रृंखला है, उत्तरी भाग में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। पहला, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये चारों इसके दिशाएं हैं और इस चारों दिशाओं में पहले में ही एक तरफ हिमालय, तो एक तरफ हिंद महासागर, तो एक तरफ अरब महासागर, तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी। ये सभी चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनके साथ जो देशें जुड़ी हुई हैं उनका नाम सुनिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये हमारे 7 देश, कितने देश? 7 देश हैं। इसमें एक और देश, 6 देश का नाम है। अगला देश कौन जुड़ा था? अफ़गानिस्तान। अगला एक और देश है अफ़गानिस्तान, वह भी इस 7 दक्षिणी एशियाई देशों में जुड़ा हुआ था। दक्षिण एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन, दक्षिण एशिया का सबसे पहला शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन क्यों बैठा जाता है? क्योंकि जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था तो उसमें जो संगठन बनाया जा रहा था, तो संगठन में बताया जा रहा था कि एक देश यदि दूसरे देश पर किसी प्रकार विवाद होता है या किसी भी प्रकार की समस्या होता है या आक्रमण होता है, तो जो उस संगठन से जुड़ने वाले लोग हैं उन सभी देश मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। तो उसी तरीके से दक्षिण एशिया का एक शिखर सम्मेलन स्थापित किया गया। इसमें जुड़ने वाले 7 देश
यह स्थापित किए कि सभी लोग यदि किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगला जिसका परिणाम था क्या निकला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे कहते हैं सार्क। कई बार सीधा सीधा में इसे सार्क भी बोला जाता है, दक्षेस भी बोला जाता है, दक्षिण एशिया भी बोला जाता है, और एशियाई सम्मेलन भी बोला जाता है, या फिर दक्षिण शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है। इन देशों के बीच सहयोग की असीम संभावनाएं थी। आर्थिक, सामरिक और संसाधन की दृष्टि से दक्षिण एशिया विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर के दामन में स्थित होने से यह क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका को एशिया व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर की राष्ट्रीय चेतना मेडिकल से भी जुड़ जाता है। इससे यह समझ में आता है कि यह जो एशियाई क्षेत्र है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, वह कई देशों को एक साथ जोड़ता है तथा इसमें अनेक प्रकार की सामरिक चीज़ें और आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र के म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। 2007 में सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की भी भागीदारी रही। 2007 में सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की भी भागीदारी रही। चीनी समय हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शामिल भूमिका निभाता है, पर वह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चीन भी कई बार एशियाई क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे थे और उसमें कई प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं और अपनी सहभागिता निभाते हैं, लेकिन उस सहभागिता को पूर्ण नहीं किया जाता है, न उन्हें उस एशियाई क्षेत्र से जोड़ा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार दक्षिण एशिया एक सजातीय समूह है। सजातीय समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सजावट के तरह वह सजावट के तरह इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि हर तरह से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सुंदरता इसकी दर्शाती हैं। इसलिए इसे बोला जाता है कि यह एथनेटिक का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि एथनेटिक लैटिन भाषा के शब्द एथनिको से निकलता है, जिसका अर्थ है सामान्य पहचान। इसकी बहुत बड़ी पहचानता है और यह दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसमें कई हिंद महासागर और इसके जुड़ने वाले बंगाल की खाड़ी जुड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया में राज्य व्यवस्था कोनेटोरी और स्पीकर ने इस क्षेत्र की राज्य व्यवस्था का वर्णन कोर सेक्टर अथवा बाह्य परिनिधि सेक्टर तथा एक अतिक्रमणशील प्रणाली के संदर्भ में किया है। ये देखिए, दक्षिण एशिया में राज्य व्यवस्था किस प्रकार से दक्षिण एशिया की राज्य व्यवस्था बनाई गई है और उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो यह संगठन जो देश जुड़ के बनाई हुई हैं उसमें यह कई नियम बनाए गए हैं, वो राजनीतिक नियम बनाए जाते हैं और नियम का सभी देशों को पालन करना होता है। तो सबसे पहला है कोर सेक्टर। कोर सेक्टर की सहभागिता क्या है? समाज में चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पृष्ठभूमि या भौगोलिक हो, राज्यों के बीच कार्यकलाप शामिल होते हैं जो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है। यह सबसे मुख्य केंद्र क्या होता है? इसके नियमों का जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का पालन करना। दूसरा है बाहर आकर देखिए, सेक्टर में सभी राज्य शामिल होते हैं। ऐसा लगता है यदि हम बाहर से देखें तो कई देश इससे जुड़े हुए हैं जो कि संगठनात्मक हों, चाहे आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक कार्य में सभी लोग अपनी सहभागिता पूर्ण तरीके से देते हैं। यह सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है। इस वजह से दक्षिण एशिया सबसे सजातीय और सबसे मूल माना जाता है। अतिक्रमण सेक्टर में सत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अतिरिक्त क्षेत्र हस्तक्षेप शामिल होता है। दक्षिण एशिया की सघनता पर कोनेटोरी और स्पीगल मॉडल एक सिर आर्थ में लागू होता है। इसमें अतिक्रमण सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। अतिक्रमण सेक्टर क्या है? जैसे कि ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जिसमें जैसे भारत अपनी आर्थिक स्थिति से या फिर किसी भी प्रकार संभावना से आगे है, लेकिन यह पाकिस्तान की जो संभावनाएं हैं, पाकिस्तान इस पर अतिक्रमण कर सकता है, इसलिए अतिक्रमणशील भी माना जाता है। दक्षिण एशिया की मूल विशेषता। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया की विशेषता है अनेक समस्याओं और सेनाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में
लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम होना, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की जातीयवाद प्रधान है। यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचार भी है और श्रीलंका में भी इस प्रकार की जातीयवाद भ्रष्टाचार है। इसके बावजूद भी यहाँ पे लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, तो भी जनता की शासन व्यवस्था कायम है, परंतु अपने आकार और स्थिति, आर्थिक और प्रौद्योगिकी में सैन्य शक्ति के द्वारा पर भारत का क्षेत्र में प्रधान स्थिति प्राप्त हुआ है। फिर भी भारत में यह स्थिति बहुत ही सुंदर और अच्छा है। इसलिए यह प्रधानता मानी जाती है कि भारत एक अच्छा जातिवाद साम्राज्य की स्थापना कर सकता है, जातिवाद को नष्ट कर सकता है और एक अच्छा एकता संबंध स्थापित कर सकता है। भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करता है। पहला, नेता के रूप में यदि भारत का स्थान लेने की क्षमता है, ना कि पाकिस्तान के पास नहीं, किंतु चित्र में प्रभाव जमाने में कोई निर्णय लेने में यह भारत से साझेदारी के लिए सौदा कर सकता है। क्यों सौदा कर सकता है? क्योंकि वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में कार्य करता है। यदि भारत को इसकी पूर्ण क्षमता पावर दे दिया जाए तो भारत इस एशियाई क्षेत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकता है, लेकिन इसका विरोध करने के लिए इसमें जुड़ने वाला देश पाकिस्तान है, जो इस साझेदारी में सौदा भी कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं हर एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आईं और इन कठिनाइयों से किस प्रकार व्यवस्थापित हुआ। सबसे पहला, भारत। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र विद्यमान है, क्योंकि जनता का शासन पूर्ण तरीके से विद्यमान है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। किंतु भारत में दी जाती है कि आले धन का वर्चस्व बढ़ता गया और तो वह लोकतंत्र में बदहाली को थोथा बना सकता है। थोथा का मतलब होता है कि बुरा प्रभाव बन सकता है, क्योंकि जातिवाद और काले धन का वर्चस्व यदि बढ़ता रहा तब, क्योंकि जातिवाद के खंडित होने से देश का विखंडन हो सकता है और काले धन की वजह से किसी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए यह लोकतंत्र में बदहाली का थोथा बन सकता है। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल और सिनलियो, ये देखिए दो देश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इन दो देशों में सबसे अधिक वैरव भाव प्रसक्त है। प्रशासन को यही दोनों जाति पंगु बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये दोनों जाति सबसे अधिक विद्यमान है और यह अलग अलग अपनी शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक लंबे अरसे तक गृह युद्ध बहुत दिनों तक इन दोनों जातियों में चला, लेकिन बाद में श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक सरकार का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। तीसरा है बांग्लादेश। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि मुजीबुर रहमान एक अच्छे और ज्ञानवान नेता थे, क्योंकि यह वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट शासक तानाशाही सरकार थी उसने उनकी हत्या करवा दी। बांग्लादेश को राजनीतिक और अस्थिरता सैनिक शासन के द्वारा से गुजरना पड़ा। 2001 के बाद आज तक वहाँ लोकतांत्रिक सरकार रही हैं। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई तो उसके बाद से स्थिति पूर्ण तरीके से बांग्लादेश की डमाडोल थी। वहाँ पे कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। कई बार शासन व्यवस्था बनाया जा रहा था, लेकिन वह फिर टूट जा रहा था। अब फिर उसके बाद अंतिम में 2001 में बाद आज तक वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार बनी और उसके बाद आज तक बना हुआ है। चौथा है पाकिस्तान। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के 11 वर्षों के लोकतंत्र के बाद पुनः सैनिक तानाशाही कर देना गया। अब देखिए, सोवियत संघ जब विखंडित हुआ 1991 में, उस समय पाकिस्तान पूर्ण तरीके से एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था किया था और उस व्यवस्था में यह कहा गया था कि अब लोकतंत्र ही व्यवस्था रहेगा। लेकिन 2001 में वहाँ एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, बाद में फिर बनाई गई। क्यों? 1999 में फिर उसकी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाई गई थी वह आपातकालीन स्थिति से पैदा कर दी गई और वह फिर से नष्ट हो गया था। पाकिस्तान की गिनती अब विफल राष्ट्र में की जाने लगी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपना लोकतांत्रिक शासन इस तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाया है कि एक अच्छा देश के समान कार्य कर सके। आज भी वह कर्ज के आधार पर ही कार्यों को अपने करता रहता है। आज पाकिस्तान चीन आतंकी संगठनों से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक आतंकी संगठन का निर्माण करते हैं और उसी आतंकी संगठन खुद उनको एक बुरा प्रभाव में डाल रहे हैं और वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जनता का शासन की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, सिर्फ तानाशाही शासन की व्यवस्था है। पांचवा है मालदीव।
2008 में मोहम्मद नशीद मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। मालदीव के राष्ट्रपति 2008 में मोहम्मद नशीद को चुना गया। फिर 17 नवंबर 2013 को अब्दुल्ला यामीन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। फरवरी जब 2015 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जब वह राष्ट्रपति होते हुए यदि राष्ट्रपति की यह शक्ति होती है कि किसी को भी यदि मृत्युदंड दे या जाए तो उसे टाल सकता है, जबकि वो अब सोचिए कि 2015 में खुद राष्ट्रपति जो बन चुके थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे यह समझ में आया कि अब फिर से नौकरशाही की शासन व्यवस्था होने वाला है। इससे लगता है कि मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता में बदलने वाली है, उसकी स्थिति अच्छे तरीके से बन नहीं रही है। अगला है छठवां नेपाल। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। वहाँ पे नेपाल में 2013 तक राजतंत्र शासन व्यवस्था चला है। 2014 में नेपाली संसद ने नेपाल में एक धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र राज्य की स्थापना की। धर्मनिरपेक्षता अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग धर्म विविधता में बांटकर एक लोकतंत्र बनाया गया और उस तंत्र में अलग अलग जातिवाद में शासन व्यवस्था दी गई। तब से लेकर आज तक नेपाल में कई सरकारें बनी। क्यों? क्योंकि जितना जातिवाद अधिक बढ़ेगा, जितना जाति के लोग अधिक होंगे, उनकी सत्ता अधिक बनेगी और उनको मतदान अधिक मिलेगा। इससे उनकी शासन व्यवस्था अच्छा बनेगा और अधिक बन सकता है। इसलिए वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था अभी भी की गई है और वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जातिवाद पर है और धर्मवाद पे। 11 फरवरी 2014 को सुशील कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन नेपाल का राजनीतिक संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नेपाल में अभी भी राजनीतिक संकट बना हुआ है। अगला है भूटान। भूटान में 2 राजनीतिक दलों का गठन किया गया है। भूटान में 2 राजनीतिक ऐसे दल हैं जो हमेशा यही पार्टियां खड़ी होती हैं और केंद्र में इन्हीं का शासन चलता है। पहले पार्टी का नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक को कहते हैं पीडीपी। और ट्रक फुएनसम सोगपा जैसे कहते हैं ट्रक फुएनसम थोसपा जिसे कहते हैं डीपीटी। निरंकुश राजतंत्र ने बहुबली प्रथा पर आधारित संवैधानिक राजतंत्र का रूप ग्रहण कर लिया। यहाँ पे भी भूटान में भी राजतंत्र का शासन मतलब राजा का शासन एकता स्थापित करने के लिए यह संधियाँ और राजतंत्र की शासन निरंकुशता का आधार बनाया गया है और यहाँ पे भी निरंकुश राजतंत्र का शासन व्यवस्था चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही 2 ऐसी बड़ी पार्टियाँ हैं, या तो डीपीटी जीतेगा या तो फिर पीडीपी की शासन व्यवस्था होती है और ये अपनी निरंकुशता के आधार पर शासन व्यवस्था चलाते हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रबंधन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन दक्षिण एशिया से जुड़ने की वजह से यहाँ पे इनकी शक्तियाँ विद्यमान और समान रूप से बनी हुई हैं, क्योंकि यह नियम जो बनाया गया है उस नियम के आधार पर ही कोई भी देश कार्य कर पाता है। अंतिम में जुड़ने वाला नया देश कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 8वां देश है। सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान। 2007 में अफगानिस्तान ने दक्षिण एशिया सदस्य बन गया, उसको नहीं एशिया यहाँ पे है। 2007 में अफगानिस्तान ने दक्षिण एशिया सदस्य बन गया। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू कर दिए गए। यहाँ पे इस्लामी कानून का निर्माण किया गया है। यहाँ पे इस्लाम के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस्लामी कानून यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तालिबान का शासन में केवल अफगानिस्तान की जनता के लिए एक त्रासदी था। तालिबान में शासन व्यवस्था इनकी बहुत ही त्रुटिपूर्ण थी और यहाँ पे तालिबान 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक राज्य घोषित करने के लिए बुलाया गया था। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू कर दिए गए थे, लेकिन विश्व में इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं थी। वह विश्व समुदाय के लिए अभी गंभीर संकट धीरे धीरे बन रहा था। इसमें कई वर्षों तक एक धर्म के नाम पर कट्टरता की आग सुझलती रही और एक दूसरे के संकट पैदा होता रहा और यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं बन पा रहा था। अफगानिस्तान ने दिसंबर 2001 में तालिबान शासन से मुक्ति पाई। उन्होंने तालिबान को अपने देश से निरस्त किया और वहाँ पे एक इस्लामिक शासन व्यवस्था बनाया और वहाँ पे पख्तून नेता हामिद करजई ने शासन की बागडोर पूर्ण रूप से संभाली। जब 2004 में वह बाकायदा देश के राष्ट्रपति चुने गए।
सौभाग्य से नेपाल अब लोकतंत्र की ओर अग्रसर धीरे धीरे हो रहा है, परंतु नया संविधान लागू किया जाना तो दूर। मई 2012 में संविधान सभा भी भंग कर दी गई है। इससे देश की जनता में कुट्ठा और निराशा आ गई है, जिससे कि भूटान की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी धीरे धीरे सुधार हो रहा है और निरंकुश राजतंत्र की बजाय वहाँ दलीय व्यवस्था और संवैधानिक राजतंत्र की भी व्यवस्था हो रहा है। और जितने 8 देश जुड़ने वाले हैं, सभी देश एक प्रकार एक नई योजना बनाने के तहत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपने देश में करना चाह रहे हैं। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आगे हम इन सभी देशों के 8 देशों के किस प्रकार भारत का संबंध रहा है, हम इस भारत से जिस देश से जिस प्रकार का संबंध है, उन अभी संबंधों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, जिसमें देश का संबंध होगा भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, भारत मालदीव, भारत नेपाल, भारत भूटान। इन सभी पे चर्चाएं की जाएंगी।